नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ज़ाहिर-सी बात है योग से जुड़ा है, लेकिन योग में भी जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की तो ये टॉपिक कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी ये साँस से जुड़ा हुआ है, ये हमारी ब्रीथिंग से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। थोड़ा-सा इसको आप जो है थोड़ा गौर से देखना। तो दोस्तों ये जो वीडियो आज की रहने वाली है इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्राण। प्राण यानी कि जो आप साँस लेते हैं, जो आप ब्रीथिंग करते हैं, ये टॉपिक जो है आज की वीडियो का उसके ऊपर है। तो ज़ाहिर-सी बात है हम कुछ भी काम करें या ना करें, कुछ भी एक्सरसाइज़ काम करें तो भी हमें साँस तो लेना ही होता है। ब्रीथिंग तो हम करते ही इफेक्टिवली हैं। लेकिन हम अगर बात करें ब्रीथिंग की, साँस की वायु की, प्राण वायु की तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। मोस्ट प्रोबेबली 90% से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि हम जो साँस लेते हैं, हमारे शरीर में जो ये साँस होता है, ये जो वायु होती है, जो ये प्राण वायु होती है, ये एक नहीं, ये कई प्रकार की होती है। जो हम साँस लेते हैं, एक ही वायु, एक ही प्राण हमें ये नज़र आती है, लेकिन अगर हम इसको योग के माध्यम से देखेंगे, योग की नज़र से देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्राण चलते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्राण वायु होती है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की वायु होती है। और एक योगी ही जनरली उनको जानता है और उनको जो है रियलाइज़ इफेक्टिवली करता है। तो आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्राण की, तो हमारे शरीर में जो वायु है, प्राण वायु है, ये जो है अ, 10 प्राण वायु या 10 वायु हम अपने शरीर में योग के अनुसार पाते हैं और प्राण इनमें से एक है, ध्यान रखना। प्राण इनमें से एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्राण के अलावा और भी विभिन्न प्रकार की वायु है। तो कौन-कौन सी वायु है? अगर हम बात करें तो आप सुनेंगे प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। ये 5 मुख्य प्राण हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राण और फिर आपका समान, फिर उदान और व्यान पूरे शरीर में और अपान नीचे। तो ये 5 मुख्य प्राण हैं और इन पाँचों के अलावा जो 5 मुख्य प्राण हैं, इनके अलावा और भी 5 प्राण हैं जिनको हम नाग, कूर्म, कृकर, देववत और धनंजय के नाम से जानते हैं। और इन दसों प्राणों का अलग-अलग कार्य है और इन दसों प्राण का हम अलग-अलग कार्य के लिए यूज़ करते हैं। बट एक आम आदमी जानता है कि अरे बस प्राण ही है, एक ही वायु है, एक ही साँस-प्रश्वास हमारे शरीर में चलता है, उसी को हम जानते हैं। लेकिन योग के अनुसार 10 प्राण हैं और 10 में 5 मुख्य हैं। और उन 5 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो है प्राण तत्व होता है जो कि मेन है। तो अगर हम बात करें प्राण की और इन विभिन्न प्रकार के प्राणों की, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपका प्राण कहलाता है। प्राण जो है आपका हृदय से नाक और मुख तक चलता है, तो ये जो आपका मुख है, जिसके सहारे हम जो है साँस-प्रश्वास लेते हैं, जो मेन देखा और जाना जाता है, ये आपका प्राण कहलाता है। जिसका मुख्य स्थान, जिसका जो एरिया है, फ्रॉम द हार्ट टू नोज़ और द माउथ, तो ये हृदय से लेकर मुख, नाक तक गति करता है। श्वास-प्रश्वास की जो गति है आपकी, इसी से इफेक्टिवली होती है। तो ये जो 5 मुख्य प्राण हैं, उनमें जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका एरिया क्या है? इसका एरिया फ्रॉम द हृदय, हार्ट से लेकर नाक और मुँह से इसका जो है आना-जाना है। तो ये आपका पहला प्राण। इसके बाद अगर हम बात करें अपान, जो नीचे के कार्य, जो ऊपर का जो कार्य है आपका साँस-प्रश्वास का, इसका प्राण का है, जो नीचे के कार्य हैं तो वो जो है आपके अपान के भरोसे चलते हैं। तो जो ये आपका अपान है, ये जो नीचे के कार्य हमारे जैसे जो है यूरिन करना या जो है आपका मल त्यागना, ये जो है या फिर गर्भ से जो है जो गर्भ का जो है कार्य, वो आपका अपान का कार्य होता है। तो नीचे की इंद्रियों का कार्य जो है आपका अपान के ज़रिए इफ़ेक्टिव होता है। और इसका एरिया क्या है? इसका एरिया जो है आपका आपका जो ये लिंग मूल है, यहाँ से जो नीचे के कार्य हैं, ये आपके अपान वायु द्वारा इफ़ेक्टिवली होते हैं। तो ये अपान वायु ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम बात करें अपान के, एक तो ये है गुर्दे, मूत्राशय, आंत
उत्सर्जन, प्रजनन अंगों के कार्य को बनाए रखना, गैस, वायु, मल, मूत्र, वीर्य, अंडाणु के निष्कासन के लिए जो है आपका अपान वायु जो है आपका ये जिम्मेदार होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अपान वायु कितना इम्पोर्टेंट है। जो नीचे के सारे कार्य हैं, वो उस अपान वायु के ज़रिए ही होते हैं। तो अगर आपका अपान वायु सही है, तो ये जो सारे कार्य हैं, ये जो सारे जो हमने बात की, ये सुचारू रूप से चलेंगे और ज़ाहिर-सी बात है, अगर अपान वायु इम्बैलेंस है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कभी-कभार किसी को गर्भ की प्रॉब्लम होती है, किसी को जो है शुक्राणु की प्रॉब्लम होती है और मल-मूत्र की प्रॉब्लम होती है, तो ये सब प्रॉब्लम जो है आपका अपान वायु से जुड़ी है। इसके बाद समान वायु, समान प्राण। तो समान प्राण का जो ये कार्य है, वो जो पाचन है क्रिया उससे जुड़ा हुआ है। तो समान वायु की अगर हम बात करें, ये पाचन अंगों और उनके स्रावों को सक्रिय और बनाए रखता है और जो है आपका ये चयापचय के लिए जो हमारा ये सिस्टम है, खाए-पिए अन्न को जो है प्रॉपर जगह पे पहुँचाना, हमारे शरीर में वो जो कार्य है, वो आपका समान का कार्य है। तो समान जो है बेसिकली नाभि से लेकर नीचे, नाभि से लेकर जो आपका हृदय है, नाभि से लेकर हृदय तक आपका ये समान का एरिया है, समान का जगह है। और बचे हुए रस आदि को सब अंगों में बराबर नाड़ियों में बाँटना इसका काम है। जो हमने खाया-पिया उससे जो रस बनता है, उसको समान सब जगह पे बराबर सब नाड़ियों में पहुँचाना, बाँटना जो है समान का कार्य है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भई अगर हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे जो आपका रस बनता है, वो रस जो है आपके विभिन्न नाड़ियों में जो है वो जाने का जो पहुँचाने का कार्य है वो आपका समान का है, तो ये समान ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेशन इधर-उधर हो रहा है, तो उसकी व्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट कार्य जो है आपका समान का है। ये समान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद व्यान। तो व्यान की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्य स्थान है, ये जो है आपका उपस्थ मूल, जो हमारा लिंग मूल है, उपस्थ मूल है, इससे लेकर नाभि तक का जो ये एरिया है, ये आपका व्यान का एरिया है। और व्यान की अगर हम बात करें, सारे स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में गति करता है और शरीर के सब अंगों में रुधिर यानी कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, उसको बनाए रखता है। तो ये जो आपका व्यान है, इसका जो स्थान है उपस्थ मूल यानी कि हमारा जो नंबर 1 एरिया है, उससे ऊपर नाभि तक का एरिया इसका है और जो आपका ये सब शरीर में नाड़ियों में ब्लड है, उसके प्रॉपर बेटर तरीके से जो है संचालन करने में इसका योगदान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यान भी कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें उदान की, तो उदान जो है आपका कंठ से लेकर सिर पर्यंत तक रहता है। और जो हम खड़े रहते हैं, हमारे खड़े रहने के लिए जो है आपका ये उदान ही इम्पोर्टेंट होता है। उदान के ज़रिए ही हम खड़े रह पाते हैं। तो ये जो आपका उदान है, कंठ से लेकर सिर पर्यंत तक ये रहता है और हमारे यानी कि शरीर के खड़े रहने में उदान का ही इफेक्टिवली मेन रोल होता है। और जब हम बात करते हैं प्राण की, तो ये जो आपका ब्रह्मांड यानी कि समष्टि प्राण है, समष्टि प्राण का हमारे शरीर के साथ, सूक्ष्म प्राण के साथ यानी कि व्यष्टि प्राण के साथ जो रिलेशन है, वो उदान के द्वारा ही इफेक्टिवली होता है। और जब हम बात करते हैं प्राण जब किसी के चले जाते हैं यानी कि कोई अगर जो है गुज़र जाता है, तो वो इस उदान के सहारे ही जो है आपका प्राण त्यागता है। और स्थूल शरीर यानी कि जो हम प्राण त्यागने की बात करें, स्थूल शरीर से जब हम प्राण त्यागते हैं सूक्ष्म शरीर द्वारा, तो वो उदान के ज़रिए ही इफेक्टिवली होता है। और अगर योगी थोड़ा-सा इसके ऊपर अपना वश कर लेते हैं, तो इस उदान के माध्यम से ही जो है आपका लोक-लोकांतर में यानी कि एक जो है लोक से दूसरे लोक में जाना होता है, तो ये उदान के भरोसे ही इफेक्टिवली होता है, उदान से ही होता है। और जब हम बात करते हैं दूसरे जन्म की, तो इस उदान के माध्यम से ही उस सूक्ष्म शरीर के जो गुण हैं, कर्म हैं, संस्कार हैं, उसके ज़रिए ही, उसके माध्यम से ही, उसके कारण ही दूसरे गर्भ में प्रवेश करता है। तो ये उदान जो है आपका हमारे शरीर को खड़े रखने में, बनाए रखने में और जो है जब हम प्राण त्यागते हैं तो वो उदान के माध्यम से होता है और समष्टि प्राण यानी कि ब्रह्मांड के साथ जो है एक व्यष्टि प्राण को जोड़े रखता है और जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो जो सूक्ष्म शरीर है उसके गुण, कर्म, संस्कार के हिसाब से ही जो है वो दूसरे गर्भ में प्रवेश करता है। तो ये जो आपका कारण है ये असली में उदान है। तो ये 5 मुख्य प्राण कहे जाते हैं। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान।
प्राण का एरिया फ्रॉम द हार्ट टू माउथ और नोज यहाँ तक ये गति करता है। और आपका जो है अपान अपान आपका लिंग मूल से नीचे की जो आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज हैं वो अपान के भरोसे होती हैं। समान का जो एरिया है वो फ्रॉम द लिंग मूल से लेकर नाभि के बीच में, और जो आपका व्यान है ये पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, और जो उदान है वो कंठ से आपका सिर पर्यंत रहता है, और ये खड़े रहने में जो है हमें हेल्प करता है। ये 5 मुख्य प्राण। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा 5 और प्राण हैं। कभी-कभार हम उदासी लेते हैं, छींक मारते हैं, पलक झपकते हैं, तो ये भी जो कार्य होते हैं, ये भी प्राण के भरोसे ही होते हैं, तो वो आपके उपप्राण कहलाते हैं। ये 5 प्राण हैं, जिनमें से आपका नाग, तो कभी-कभार हमें खाने के बाद डकार आती है, तो ये जो डकार का जो कार्य है और जो हिचकी का जो कारण है, उसमें जो सहायक सहायक है, वो आपका नाग प्राण है। तो ये नाग जो आपका वायु है, ये आपका हिचकी और डकार से जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें कूर्म की, हम पलक झपकते हैं, आँखें झपकते हैं, तो उसके लिए जो ज़िम्मेदार वायु या जो ज़िम्मेदार प्राण है, उपप्राण है, वो आपका कूर्म। तो ये जो आपका कूर्म है, ये पलक झपकने का कारण इफ़ेक्टिव होता है। और अ, जो हम बाह्य दृष्टि रखते हैं, उसके लिए जो कहे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। कूर्म आपका पलक झपकने के लिए। और अगर हम बात करें क्रकर, क्रकर जो है आपका भूख लगती है, जमाई लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, तो इसका जो कारण है, इसमें जो आपका मुख्य प्राण कार्य करता है, वो आपका होता है क्रकर। भूख के लिए, प्यास के लिए और जमाई के लिए आपका क्रकर प्राण जो है ये ज़िम्मेदार इफ़ेक्टिवली होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, कभी-कभार हमें छींक भी आती है, तो ये छींक के लिए जो कारण है, जो छींक में सहायक प्राण है, वो आपका है देवदत्त। तो देवदत्त जो आपका ये प्राण है, ये छींक में और जो है छींकने का जो कार्य है, उसमें आपको ये मदद करता है। और अगर हम बात करें एक और प्राण धनंजय, तो धनंजय जो प्राण है ये पूरे शरीर में व्याप्त है, जो हमारी स्पर्श तन्मात्रा है, स्पर्श जो आपकी जो ये इंद्रिय है, ये इससे जुड़ा हुआ है, और वो ज़ाहिर-सी बात है स्पर्श इंद्रिय तो हमारी पूरे शरीर में व्याप्त है, तो वहाँ वहाँ पर ये धनंजय प्राण जो है आपका व्याप्त है। और ये धनंजय प्राण जो है सबसे आखिर में, अगर कोई जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, तो सबसे आखिर में ये शरीर को छोड़ता है, तो मृत्यु के बाद काफ़ी समय तक ये धनंजय प्राण हमारे शरीर में रहता है, क्योंकि ये पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। तो इस तरीके से हमारे जो है योग के अनुसार 10 प्राण होते हैं, और उन 10 प्राण में से भी 5 प्राण मुख्य हैं, और उनमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो आपका प्राण होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो 5 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब आप योग मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको इन पंच प्राण्स के बारे में, इन दसों प्राण के बारे में, इनके कार्य, इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि योग का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस जो है इन प्राणों से ही हमारा शरीर जो है चलता है। और अगर इनमें से कोई प्राण जो है इम्बैलेंस हो जाए, कम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हो जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें कोई न कोई व्याधि, कोई न कोई बीमारी हो सकती है। अगर हम बात करें लेडीज़ के लिहाज से, उनको अक्सर जो है जो नीचे के उनके इंद्रिय हैं, उनका प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो गर्भ धारण करते हैं और उनसे जुड़ी हुई उनको कभी-कभार प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर उनके लिए अपान जो आपका प्राण वायु है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से मेडिटेशन योग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने अपान को बैलेंस कर सकें, और जिससे आपका प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। वो आपका गर्भ का प्रॉब्लम हो सकता है, वो आपका जो है मंथ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो वेरियस प्रॉब्लम्स होते हैं, खासकर लेडीज़ को, उनके लिए ये अपान वायु काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जब हम बात करते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, जो है बैलेंस करने के लिए, तो जो आपका नीचे का जो चक्र है, अगर हम बात करें कुंडलिनी के लिहाज से, जो मूलाधार और जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, तो नीचे की प्रॉब्लम्स के लिए, नीचे के जो अंग हैं, उनके प्रॉब्लम्स के लिए आपका मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। बट अगर हम बात करें एज़ ऑफ नाउ आज के यहाँ से, ये जो प्राण है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये प्राण है, ये हमारे शरीर की व्याधियों से, हमारे शरीर की जो है बीमारियों से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, तो इसलिए अब आप समझ रहे हैं योग और आयुर्वेद का बहुत ही एक बेटर और बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो योग में भी, आयुर्वेद में भी इस तरीके से जब भी प्रॉब्लम में होते हैं, तो हमें प्राणायाम की जो है मार्गदर्शन या फिर उसके बारे में बताया जाता है। और क्यों बताया जाता है, अब आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा प्राणों के माध्यम से चलता है, जो कि 10 प्रकार के हैं, उनमें से 5 मुख्य हैं। अगर ये इम्बैलेंस कम ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो हमारा शरीर में कोई न कोई व्याधि एक्चुअली हो सकती है।
तो अब आप समझ सकते हैं कि योग के मार्ग में प्राणायाम कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो हम प्राणायाम की बात करते हैं, उस प्राणायाम से काफ़ी हद तक हम इन्हें जो ये प्राणों को है साधने की कोशिश करते हैं, इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और फिर आप आगे जाके शरीर को स्वस्थ रखते हुए आप योग के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपके प्राण हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे हम बात करें योग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, चाहे ना जुड़ा हो, वो जो हर किसी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है ही। तो डेफ़िनेटली हमें योग मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए जिससे कि हम जो है स्वस्थ रहें और बेटर रहें, बेस्ट रहें। आज के इस बिज़ी लाइफ़ में, ख़ासकर कॉर्पोरेट लाइफ़ में हमें काफ़ी प्रॉब्लम एंग्ज़ायटी है, स्ट्रेस है, एंगर है, ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये सारी प्रॉब्लम लगभग आपको जो है प्राणायाम से जो है दूर हो सकती हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।